हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो हम लोगों का चैप्टर सॉल्यूशंस का लेक्चर नंबर 17 होगा और इस लेक्चर में हम लोग थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जब भी हम किसी लिक्विड को कूल करते हैं यानी ठंडा करते हैं तो एक ऐसा टेम्परेचर आता है जिस टेम्परेचर पर वो लिक्विड जो है वो सॉलिड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। यानी हम लोग कह सकते हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर पर कोई लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होता है। लेकिन उस समय जिस टेम्परेचर पर लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है उसी समय सॉलिड भी लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा होगा, यानी ये दोनों प्रोसेस एक साथ हो रहा होगा। और इसीलिए हम लोग कहते हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट पर जो सॉलिड फेज है और लिक्विड फेज है वो दोनों एक साथ डायनामिक इक्विलिब्रियम में रहते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि फ्रीजिंग पॉइंट पर जिस रेट से लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है उसी रेट से सॉलिड भी लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। यानी अगर हम लोग इसको एक एग्जांपल से समझें तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। यानी अगर हम लोग किसी कंटेनर में वाटर को रखें और धीरे धीरे उसका टेम्परेचर अगर हम लोग कम करते जाएं और एक समय है कि अगर उसका टेम्परेचर हमारा अगर 0 डिग्री सेल्सियस आ जाए तो क्या होगा? तो वो जो वाटर है जो लिक्विड स्टेट में है वो हम लोगों का सॉलिड बनना शुरू हो जाएगा। तो जैसे जैसे हम लोगों का जो वाटर है वो सॉलिड बनना शुरू होगा उसी समय हम लोगों का क्या होगा कि जो आइस है वो भी हम लोगों का वाटर में कन्वर्ट हो रहा होगा। और एक समय ऐसा आएगा कि जिस रेट से जो है वो वाटर आइस फॉर्म कर रहा है उसी रेट से आइस भी हम लोगों का वाटर फॉर्म करना शुरू हो जाएगा। और हम लोग कहेंगे कि यहां पर जो आइस और वाटर जो है वो एक दूसरे के साथ डायनेमिक इक्विलिब्रियम में आ गया। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर पर लिक्विड जो है वो सॉलिड में कन्वर्ट होता है और जहां पर दोनों फेज जो है वो एक दूसरे के साथ डायनेमिक इक्विलिब्रियम में रहते हैं। फ्रीजिंग पॉइंट को हम लोग एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि लिक्विड जो है वो वेपर्स बनाते हैं और वो वेपर जो प्रेशर एग्जर्ट करते हैं उनको हम लोग वेपर प्रेशर कहते हैं उस लिक्विड का। उसी तरह सॉलिड भी जो है वो वेपर्स बनाते हैं और वो जो प्रेशर एग्जर्ट करते हैं उनको हम लोग वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड कहते हैं। यानी हम लोग कह सकते हैं कि सॉलिड का भी एक वेपर प्रेशर है और लिक्विड का भी एक वेपर प्रेशर है। तो फ्रीजिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर पर सॉलिड का जो वेपर प्रेशर होता है और जो लिक्विड का वेपर प्रेशर होता है वो दोनों इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, यानी फ्रीजिंग पॉइंट पर हम कह सकते हैं कि जो लिक्विड का हमारा वेपर प्रेशर होता है वो अपने सॉलिड के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाता है। तो इसलिए हम लोग यहां पर लिख रहे हैं कि हमारा पहले तो थर्ड हो गया कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट। और हम लोग ने फ्रीजिंग पॉइंट को कैसे डिफाइन किया है? द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सब्सटेंस may be defined as the temperature at which the vapor pressure of the substance in its liquid phase is equal to its vapor pressure in the solid phase। यानी फ्रीजिंग पॉइंट वो टेम्परेचर हुआ जिस टेम्परेचर पर किसी सब्सटेंस के लिक्विड फेज का वेपर प्रेशर उसके सॉलिड फेज के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाता है। ठीक है, उसके बाद अभी हम लोगों ने देखा कि a solution will freeze when its vapor pressure equals the vapor pressure of the pure solid solvent। यानी कोई भी जो है वो लिक्विड है तभी फ्रीज होता है जब उसका वेपर प्रेशर उसके सॉलिड के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने थर्ड पॉइंट अभी डिस्कस किया कि एट द फ्रीजिंग पॉइंट द सॉलिड फेज इज इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड फेज। यानी जो फ्रीजिंग पॉइंट है
उस पर जिस रेट से लिक्विड सॉलिड बना रहा है उसी रेट से सॉलिड भी लिक्विड बना रहा है। ठीक है, अब हम लोग यहां पर एक ग्राफ देखते हैं जो कि यहां पर वाई एक्सिस में वेपर प्रेशर को यहां पर प्लॉट किया गया है और एक्स एक्सिस पर हम लोगों का टेम्परेचर को प्लॉट किया गया है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जब भी हम लोग किसी लिक्विड सॉल्वेंट में एक नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट डालते हैं तो जो सॉल्यूशन बनता है उसका जो वेपर प्रेशर होता है वो प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से कम होता है। तो हम लोग ने यहां पर ये जो हमारा कर्व है ऊपर से जो है यहां पर हम लोग जा रहा है, ये हम लोगों का वेपर प्रेशर है सॉल्वेंट का। ठीक है, तो यहां पर हम लोग का ये कर्व जो हो जाएगा वो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट है। तो जो सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो तो कम होगा, तो ये जो कर्व है ये हमारा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है। ठीक है, और ये हम लोगों का कर्व जो यहां पर दिख रहा है ये है हम लोगों का वेपर प्रेशर ऑफ फ्रोजन सॉल्वेंट। फ्रोजन सॉल्वेंट का मतलब क्या हुआ, जैसे कि अगर हमारा सॉल्वेंट वाटर है तो हम लोग जानते हैं कि वाटर जब सॉलिड बनता है तो उसको हम लोग आइस कहते हैं। तो हम लोग समझ सकते हैं कि ये हम लोगों का वेपर प्रेशर हो गया किसका, आइस का। ठीक है, ये वेपर प्रेशर हम लोगों का क्या हो गया, सॉल्यूशन का, और ये वेपर प्रेशर हम लोगों का हो गया प्योर सॉल्वेंट का। ठीक है, तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि जो फ्रोजन सॉल्वेंट है यानी जब उस सॉल्वेंट को हम लोग सॉलिड स्टेट में लेकर आ चुके हैं तो ऑब्वियसली वो वेपर्स कम बनाएगा तो उसका वेपर प्रेशर भी कम होगा। तो ये जो फ्रोजन सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है ये हम लोगों का कम है। ठीक है, और इधर हम लोगों का अगर सॉल्वेंट का देखें या सॉल्यूशन का देखें तो ये हमारा ज्यादा होगा। ठीक है, तो अब अभी हम लोगों ने यहां पर डिस्कस किया है कि फ्रीजिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर पर लिक्विड के वेपर प्रेशर और सॉलिड के वेपर प्रेशर इक्वल हो जाते हैं। तो अगर हम लोग यहां पर देखें कि अगर ये सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है और ये वो सॉल्वेंट जब सॉलिड स्टेट में आ चुका है उसके अगर वेपर प्रेशर का कर्व है तो ये जहां पर हम लोगों का कट करेगा, ये कर्व जहां पे हम लोगों का कट करेगा ये वो टेम्परेचर होगा जिस टेम्परेचर पर सॉलिड का जो वेपर प्रेशर है और जो लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है वो वेपर प्रेशर दोनों यहां पर क्या हो जाएंगे, इक्वल। और इसीलिए हम लोगों का जो टेम्परेचर मिलेगा, क्योंकि ये हम लोगों का सॉल्वेंट है इसीलिए ये हम लोगों का फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा प्योर सॉल्वेंट का। ठीक है, यानी यहां पर अगर हम लोग देखेंगे तो सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर होगा जब वो सॉल्वेंट अपने सॉलिड स्टेट में आएगा तो उसका वेपर प्रेशर दोनों यहां पर बराबर हो जाएंगे। इसीलिए हम लोगों का जो ये टेम्परेचर होगा ये हम लोगों का फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट हो गया। ये जो कर्व है ये हम लोगों का सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर का कर्व है और ये जो है ये फ्रोजन सॉल्वेंट का है। तो ये दोनों जहां मिलेंगे यानी उस टेम्परेचर पर अगर हम लोग कहेंगे तो उस टेम्परेचर पर इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर और इस फ्रोजन सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर जो है वो इक्वल हो जाएगा, यानी वो टेम्परेचर जो होगा वो फ्रीजिंग पॉइंट हमारा कहलाएगा किसका, सॉल्यूशन का। तो अगर हम लोग इसको एक्सटेंड कर रहे हैं यहां पर तो ये हम लोगों को यहां पर मिलता हुआ दिखाई देगा। तो इसका मतलब है कि ये जो हम लोगों का यहां पर जो टेम्परेचर मिल रहा है ये टेम्परेचर हमारा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, और ये जो टेम्परेचर है ये हमारा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट हो गया। तो जब हम किसी नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को लिक्विड सॉल्वेंट में डालेंगे तो सॉल्यूशन का तो वेपर प्रेशर अब हम लोगों का क्या हो गया है, कम हो गया है। तो जब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो गया है तो अब हम लोगों का फ्रीजिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा, क्योंकि वेपर प्रेशर अब हम लोगों का कम हो गया है। तो सॉल्वेंट का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो ज्यादा होता है और जो सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो हम लोगों का कम हो जाता है। जैसा कि आप देखे होंगे कि अगर हम लोगों का बहुत ही अगर ठंडा सीजन होता है तो जो समुद्र का जो पानी है वो जो है वो नहीं जमता है। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास कोई लेक है ना, ठीक है, तो उसका जो पानी है वो जम जाता है क्योंकि समुद्र के जो पानी में बहुत सारे सॉल्ट्स मिले होते हैं जिसके कारण उनका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो बहुत ही घट जाता है। तो अगर हम लोग ठंडे प्रदेश में देखें तो वहां पर अगर कोई समुद्र होगा
तो वहां पर हम लोगों को आइस नहीं बनेगा। लेकिन अगर वहीं पर कोई लेक होगा तो वो उसमें जो है वो आइस का फॉर्मेशन होगा, क्योंकि लेक में उतने ज्यादा सॉल्ट्स हम लोगों का है ना प्रेजेंट नहीं रहता। यानी लेक में जो वाटर है उसका फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा है और जो सी में जो वाटर है उसका फ्रीजिंग पॉइंट हम लोगों का कम है, इसीलिए समुद्र का जो पानी है वो नहीं जम पाता है, पर जो लेक है उसका जो पानी है वो हम लोगों का जम जाता है। तो ये बताता है कि अगर हम किसी सॉल्वेंट में जो कि लिक्विड स्टेट में है, अगर हम कोई नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को मिलाते हैं तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो हम लोगों का कम हो जाता है। और यही कारण है कि यहां पर अगर हम लोग देखें तो हमारा सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो कम है, क्योंकि हम इधर आ रहे हैं, ठीक है, और सॉल्वेंट का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो हम लोगों का ज्यादा होगा, ठीक है। तो ये जो हम लोगों का फ्रीजिंग पॉइंट जो हम लोगों का घटा, जैसे पहले मान लिया जाए यहां पर 0 डिग्री सेल्सियस था, तो अब अगर ये मान लिया जाए फ्रीजिंग पॉइंट हमारा -2 डिग्री सेल्सियस हो गया सॉल्यूशन का, तो ये जो घटा 2 डिग्री उसी को हम लोग कहते हैं डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। तो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट हमेशा पॉजिटिव होगा, ये बात को समझना है, क्योंकि हम लोग कह रहे हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो कितना घट रहा है। तो अगर पहले फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री था सॉल्वेंट का और सॉल्यूशन का अगर फ्रीजिंग पॉइंट हमारा -2 डिग्री है, तो हम लोग कहेंगे कि डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो 2 डिग्री सेल्सियस हुआ, ठीक है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो डिफरेंस हमको डिग्री सेल्सियस में मिलता है वही डिफरेंस हम लोगों को केल्विन में मिलता है। यानी अगर हम लोग कह रहे हैं कि डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट 2 डिग्री सेल्सियस है तो हम लोग उसको है ना 2 केल्विन भी कह सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि जो सॉल्यूशन का जो हम लोगों का फ्रीजिंग पॉइंट है वो हम लोगों का सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट से हम लोगों का कम हो जाता है। इसीलिए अब अगर हम लोग देखें तो यहां पर लिखा गया है कि व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सॉलिड इज एडेड टू द सॉल्वेंट इट्स वेपर प्रेशर डिक्रीजेस एंड नाउ इट वुड बिकम इक्वल टू दैट ऑफ सॉलिड सॉल्वेंट एट लोअर टेम्परेचर। तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि जब हम नॉन वोलेटाइल सॉलिड को ऐड करेंगे किसी सॉल्वेंट में तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। तो जब वेपर प्रेशर कम हो जाएगा तो अब ये वेपर प्रेशर जो है वो फ्रोजन सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के जो बराबर होगा वो इस टेम्परेचर से हम लोगों का कम हो जाएगा। यानी जो प्योर जो सॉल्वेंट का जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा उससे अब हम लोगों का सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा। और इसलिए हम लोग यहां पर लिख रहे हैं thus the freezing point of the solvent decreases। यानी जब हम लोग किसी लिक्विड सॉल्वेंट में नॉन वोलाटाइल सॉलिड को ऐड करेंगे तो उसका वेपर प्रेशर तो घटता ही है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट जो हम लोग लास्ट लेक्चर में देखे थे, और साथ ही साथ अब वो अगर हमारा जो सॉल्यूशन बनेगा उसका फ्रीजिंग पॉइंट प्योर सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट से कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोगों का थर्ड जो है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। अगर हम लोग यहां पर एज्यूम करें लेट T0F जो होगा वो हम लोगों का फ्रीजिंग पॉइंट जो है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा हम लोगों T0F फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। और उसी तरह से जो TF अगर हम लोग यहां पर देखें तो ये हम लोगों का फ्रीजिंग पॉइंट, ये हम लोगों का फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। तब हम लोग कहेंगे यहां पर डिप्रेशन ऑफ जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट यानी फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो कितना घटा, अगर हम लोग उसको डेल्टा TF से अगर रिप्रेजेंट करें डेल्टा TF से, तो हम लोग देखेंगे कि जो डेल्टा TF होगा वो यहां पर T0F माइनस TF होगा, ठीक है। यानी हम लोग सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट में से सॉल्यूशन के फ्रीजिंग पॉइंट को घटाएंगे, क्योंकि हम लोगों का जो सॉल्वेंट का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो ज्यादा है और जो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट है वो हमारा कम है। तो डिप्रेशन हमेशा पॉजिटिव रखना है, ये बात को हमेशा याद रखना है। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट भी पॉजिटिव होगा, लेकिन वहां पर हम लोग सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट में से
सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट को घटा रहे थे, क्योंकि वहां सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा था और सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट कम था। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, अगर हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में बात करें तो जो सॉल्वेंट है उसका फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा है और जो सॉल्यूशन है उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम है। इसलिए अगर कोई कहेगा कि कितना डिप्रेशन हुआ तो सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट में से हम लोगों को सॉल्यूशन का जो है वो फ्रीजिंग पॉइंट हम लोगों को घटाना पड़ेगा, ठीक है। और फिर हम लोगों को एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि ये जो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट है ये जो है डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलैलिटी के लिए। तो जैसा कि हम लोगों का एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में जो डेल्टा टीबी था, है ना, यानी एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो था वो मोलैलिटी के था, और यहां पर जो डेल्टा टीएफ है यानी डिप्रेशन ऑफ जो फ्रीजिंग पॉइंट है ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हम लोगों का होगा मोलैलिटी के। यानी हम लोग कह सकते हैं कि जो डेल्टा टीएफ है हम लोगों का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो है वो हम लोगों का मोलैलिटी का होगा, ठीक है, जिसको हम लोग स्मॉल m से रिप्रेजेंट करेंगे। और अगर इस सिंबल को अगर हम लोग हटाकर यहां इक्वलिटी का साइन देंगे तो हम लोगों को यहां पर एक कांस्टेंट देना पड़ेगा जिसको हम लोग कहते हैं kf, और ये यहां पर हो जाएगा m। तो डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू हो गया kf इंटू m, जहां पर हम लोग kf को एक कांस्टेंट कहेंगे जिसको हम लोग कहेंगे मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। जैसे कि हम लोग वहां बोल रहे थे मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, तो यहां पर kf जो हो जाएगा वो हो जाएगा मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। तो अगर हम लोग kf का नाम देखें तो kf जो हो जाता है हम लोगों का वो हो जाता है मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, या फिर हम लोग इसको लिख सकते हैं और इसी को हम लोग कह सकते हैं फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, और इसी को हम लोग क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहते हैं। यानी जिस तरह से हम लोगों का जो केबी था, ठीक है, उसका भी 3 नाम था, उसी तरह से ये केएफ का भी हम लोगों का 3 नाम हो गया। एक कह सकते हैं मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट और फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, या फिर हम लोग कह सकते हैं क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, ठीक है। तो डेल्टा टीएफ हमारा हो गया एक कांस्टेंट इनटू मोलैलिटी, और मोलैलिटी तो हम लोग जानते ही है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। अब यदि हम लोग एज्यूम करें कि W2 जो है वो हम लोगों का मास ऑफ सॉल्यूट है ग्राम में, M2 जो है वो हम लोगों का मोलर मास ऑफ सॉल्यूट हो गया, जिसका यूनिट हो जाएगा हम लोगों का ग्राम पर मोल। और अगर हम लोग W1 यहां पर ले मास ऑफ सॉल्वेंट, है ना, इन ग्राम, तो हम लोग जानते हैं कि जो मोलैलिटी होता है, मोलैलिटी ये बराबर हो जाएगा W2 जो मास ऑफ सॉल्यूट है उसको डिवाइड कर देंगे M2 से, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट से, तो ये मोल्स ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा। और जो W1 है मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, इसको हम लोग 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो अगर 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये 1000 हम लोगों का यहां पर आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग का डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, जिसको हम लोग डेल्टा टीएफ से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हो जाएगा डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू टी नॉट एफ माइनस टीएफ। यानी फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ जो सॉल्वेंट है उसमें से फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन को हम लोग माइनस कर लेंगे, और ये हम लोगों का एक कांस्टेंट KF इंटू हमारा W2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई, ठीक है, M2 इंटू यहां पर हम लोगों का W1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोगों का फॉर्मूला हो जाएगा। और हम लोग जैसा कि पिछले लेक्चर में डिस्कस किए थे
ये फॉर्मूला हम लोगों का तब एप्लीकेबल है जब हम लोगों का जो सॉल्यूट है वो हम लोगों का नॉन वोलाटाइल के साथ साथ नॉन डिसोसिएटिव भी है और नॉन एसोसिएटिव, यानी नॉन डिसोसिएटिव का मतलब ना वो टूट रहा है और ना ही वो जुड़ रहा है, तब हम लोगों का ये फॉर्मूला जो है वो वैलिड है। अगर हम लोग यहाँ पर यूनिट का अगर हम लोग बात करें केएफ का, तो फिर से हम लोगों का जो यूनिट होगा केएफ का जस्ट लाइक केबी हो जाएगा, केल्विन केजी पर मोल। तो अगर हम लोग यहाँ पर यूनिट ऑफ केएफ देखें, यूनिट ऑफ केएफ अगर हम लोग देखें तो ये हो जाएगा केल्विन केजी है ना पर मोल, और या तो इसी को हम लोग है ना केल्विन पर है ना मोलालिटी भी हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हम लोगों का यूनिट ऑफ केएफ हो जाएगा। अब यहां पर हम लोग कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ एथिलीन ग्लाइकॉल, जिसका मोलर मास 62 दिया हुआ है, शुड बी एडेड टू 10 kg ऑफ वाटर सो दैट द रिजल्टिंग सॉल्यूशन फ्रीजेज एट -10 डिग्री सेल्सियस। ये सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट दिया गया है, जबकि हम लोग जानते हैं कि वाटर के लिए हमारा फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। तो अगर हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें है ना डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, तो ये हम लोगों का T0F माइनस TF होता है। ठीक है, तो चूंकि यहाँ पर सॉल्वेंट जो है वो वाटर है, ठीक है, तो वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो यहाँ पर 0 हो जाएगा और यहाँ पर माइनस, और TF सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो -10 डिग्री यहाँ पर दिया होता है, तो यहाँ पर हम लोग -10 ले लेते हैं। ठीक है, तो हमारा जो डिप्रेशन है वो यहाँ पर 10 आ गया। जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया था कि डिप्रेशन हो या एलिवेशन हो वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, और इसीलिए हम लोग यहाँ पर सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट में से सॉल्यूशन के फ्रीजिंग पॉइंट को घटा दें, तो डेल्टा TF हम लोग को मिल गया। अब जो हमारे पास फॉर्मूला है कि जो डेल्टा TF है वो हम लोगों का होता है KF इंटू W2 इंटू 1000 और डिवाइडेड बाई M2 इंटू W1, जहां W2 जो है वो मास ऑफ सॉल्यूट है, W1 मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, और ये है हमारा मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो अगर अब हम लोग जो डेटा दिया गया अगर इसमें हम लोग यहां पर पुट करें तो डेल्टा TF तो हमारा 10 हो जाएगा, KF दिया हुआ है 1.86, उसके बाद W2 जो है वो हम लोगों को निकालना है मास ऑफ सॉल्यूट, ये हमारा 1000 हो जाएगा, और यहां पर मोलर मास ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है 62, और हमारा जो मास ऑफ सॉल्वेंट है वो ग्राम में होना चाहिए, ये 10 kg है, यूनिट का ध्यान देना है, तो इसको अगर हम लोग ग्राम में बदलेंगे तो ये 10 इंटू 1000 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा 1000 यहां से कैंसिल हो जाएगा, और W2 अगर हम लोग यहां पर देखें तो कितना आ जाएगा, तो 10 इंटू 62, ठीक है, यहां पर 10 इंटू 62 डिवाइडेड बाई हम लोगों का जो हो जाएगा ये 1.86 है। ठीक है, और ये यहां पर हम लोगों का और 10 यहां पर आ जाएगा, तो 10 इंटू 62 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 1.86, और इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हम लोगों का जो है वो आ जाएगा यहां पर 33.3 ग्राम। ठीक है, और इसलिए हम लोगों का इस फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है वो हम लोगों का ए हो जाएगा। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ नाइट्रोबेंजीन इज 278.82 केल्विन, ये हमारा फ्रीजिंग पॉइंट दिया गया है। ए 0.25 मोलर सॉल्यूशन ऑफ अ सॉल्यूट इन नाइट्रोबेंजीन डिक्रीजेस द फ्रीजिंग पॉइंट बाय 2 केल्विन। अब इस नाइट्रोबेंजीन में कोई सॉल्यूट मिलाया गया है जिससे उस सॉल्यूशन का मोलैलिटी 0.25 मोलर हो गया है, और उस समय जो डिप्रेशन हुआ फ्रीजिंग पॉइंट का वो 2 केल्विन दिया गया है। कैलकुलेट KF फॉर नाइट्रोबेंजीन। तो जैसा हम लोग ने एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में डिस्कस किया था कि जो KB होता है, जो कांस्टेंट होता है, वो सिर्फ और सिर्फ नेचर ऑफ सॉल्वेंट पर डिपेंड करता है, उसी तरह यहां भी जो KF होगा वो सिर्फ और सिर्फ नेचर ऑफ सॉल्वेंट पर ही डिपेंड करेगा, और इसीलिए यहां पर KF और नाइट्रोबेंजीन पूछा जा रहा है। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। जैसा कि हम लोग जानते हैं जो डेल्टा TF जो होता है वो हम लोगों का
KF इंटू मोलैलिटी होता है, ठीक है। और ये हम लोग डेल्टा TF जो है वो जितना डिफरेंस केल्विन में आएगा उतना ही डिफरेंस सेल्सियस में भी आएगा। तो चाहे डेल्टा TF केल्विन में लिखा हुआ हो या डेल्टा TF सेल्सियस में लिखा हुआ, हम लोगों को उसका सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू यहां पर चाहिए। तो ये हम लोगों का यहां पर 2 हो जाएगा। KF हम लोगों को नहीं पता है ना, तो यहां पर रहने दिए। और मोलैलिटी हम लोगों का जो है वो यहां पर दिया हुआ है 0.25, और इसीलिए हम लोगों का जो KF हो जाएगा वो 2 डिवाइडेड बाई 0.25 हो जाएगा। और इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो 2 डिवाइडेड बाई 25 इंटू 100 हो जाएगा यहां पर, ठीक है। और इससे हम लोगों का आंसर आ जाएगा 8 kg केल्विन पर मोल, ठीक है, या फिर केल्विन kg पर मोल। और इसलिए हम लोगों का जो आंसर है यहां पर वो डी हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ शुगर बॉइल्स एट 373.128 केल्विन। यानी हम लोगों के पास एक शुगर सॉल्यूशन है जिसका बॉइलिंग पॉइंट 373.128 केल्विन दिया गया है, यानी ये सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है। जबकि प्योर सॉल्वेंट जानते हैं वाटर है यहां पर, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट 373 केल्विन होगा। यानी हमारा बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा सा बढ़ गया है जब हम लोग वाटर में शुगर मिक्स किए हैं। कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ दिस सॉल्यूशन। तो हम लोगों को इस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट पूछा जा रहा है। KF एंड KB फॉर वाटर आर 1.86 केल्विन पर मोलैलिटी एंड 0.512 केल्विन पर मोलैलिटी रेस्पेक्टिवली, ठीक है। और यहां पर 4 ऑप्शंस दिया गया। तो सबसे पहले चूंकि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ है, तो जानते हैं हम लोग डेल्टा TB जो होता है वो हम लोगों का, ठीक है, TB माइनस क्या होता है T0B। सॉल्यूशन का जो हम लोगों का बॉइलिंग पॉइंट है वो 373.128 केल्विन में दिया है, और प्योर वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 373 केल्विन होता है, ठीक है। तो हम लोगों का जो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट हुआ वो 0.128 हम लोगों का केल्विन हो गया, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि डेल्टा TB जो है वो KB इंटू क्या होता है हमारा मोलैलिटी, और इसीलिए हम लोग यहां पर मोलैलिटी निकाल सकते हैं। तो मोलैलिटी बराबर हो जाएगा हम लोगों का डेल्टा TB डिवाइडेड बाय KB, ठीक है। और अगर हम लोग यहां पर डेल्टा TB देखें तो ये हम लोगों का 0.128 है, और KB दिया हुआ है यहां पर 0.512। तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोगों का जो मोलैलिटी है इस सॉल्यूशन का ये आएगा हम लोगों का 0.25 मोलर। यानी जो हम लोगों का शुगर सॉल्यूशन है उसका हम लोगों को मोलैलिटी पता चल गया। अब हम लोग जानते हैं कि जो डेल्टा TF होता है वो हमारा KF इंटू मोलैलिटी होता है, और KF दिया गया है वाटर के लिए 1.86, और मोलैलिटी अभी हम लोगों ने निकाला 0.25। तो जब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हम लोगों का 0.465 आएगा, ठीक है। यानी जो हमारा डिप्रेशन होगा फ्रीजिंग पॉइंट में वो इतना होगा। चूंकि हम लोगों का आंसर जो है वो सेल्सियस में दिया है, इसीलिए हम लोग यहां पर डेल्टा TF को लिखेंगे, है ना, T0F माइनस TF, और ये हम लोगों का 0.465 है। और हम लोग जानते हैं कि वाटर के लिए फ्रीजिंग पॉइंट तो 0 डिग्री सेल्सियस होता है, तो 0 माइनस TF जो है वो 0.465 आ जाएगा, ठीक है। और इसीलिए हम लोगों का जो TF है वो माइनस 0.465 डिग्री सेल्सियस में आ रहा है, ठीक है। अगर केल्विन में पूछता तो हम लोग यहाँ पर 273 लिखते, है ना, यहाँ पर हम लोगों का 273 होता, लेकिन चूंकि सेल्सियस में पूछ रहा है इसलिए हम लोग यहाँ पर 0 ले रहे हैं। तो जब भी सेल्सियस में पूछेगा तो जो डेल्टा TF होगा और जो TF होगा उसका न्यूमेरिकल वैल्यू सेम रहेगा। अगर हमारा सॉल्वेंट वाटर है, बस TF निकालने के लिए हमको जो डेल्टा TF आएगा उसके आगे एक माइनस साइन जो है वो ऐड करना होगा, और इसलिए हमारा इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो यहां पर C हो जाएगा। अब हम लोग यहां पर क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, एन एक्वस सॉल्यूशन फ्रीजेज एट 272
0.07 केल्विन। यहां पर सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट दिया है। डिटरमाइन मोलैलिटी एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, जहां पर KF 1.86 दिया गया है और KB हमारा 0.512 दिया हुआ। तो जैसा कि हम लोग यहाँ पर दे रहे हैं एक्वस सॉल्यूशन है, ठीक है, सॉल्वेंट वाटर है और सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट 272.07 केल्विन दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग डेल्टा TF निकालते हैं, जो कि हमारा T0F माइनस TF होगा। तो T0F वाटर के लिए तो 273 होता है केल्विन में फ्रीजिंग पॉइंट और माइनस है यहाँ पर 272.07। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये हम लोगों का आ जाएगा यहाँ पर 0.93 केल्विन। ये हम लोगों का डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट आ गया, ठीक है। अब हम लोग यहां पर देखेंगे तो जो डेल्टा TF होता है वो KF इंटू मोलैलिटी होता है और इसीलिए मोलैलिटी अगर हम लोग यहां पर निकाले तो ये डेल्टा TF डिवाइडेड बाई हम लोगों का KF हो जाएगा और ये हम लोगों का जो डेल्टा TF है वो 0.93 है और KF जो है हम लोगों का वो है यहाँ पर 1.86। तो यहां से अगर हम लोग देखें तो हम लोगों का जो मोलैलिटी है वो 0.5 आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोगों को डेल्टा पहले TB निकालना पड़ेगा। तो जो डेल्टा TB होता है वो KB इंटू M होता है और KB हम लोगों का दिया हुआ है 0.512 और मोलैलिटी हो गया हम लोगों का इंटू 0.5। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हम लोगों का 0.256 केल्विन। ये हम लोगों का एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा। अब डेल्टा TB हम लोग जानते हैं, जो डेल्टा TB होता है वो हम लोगों का TB माइनस T0B होता है, ठीक है। और यहाँ पर TB जो है वो हम लोगों को निकालना है, लेकिन T0B तो हम लोग जानते हैं 373 वाटर का बॉइलिंग पॉइंट केल्विन में और ये हम लोगों का 0.256 के बराबर है और इसीलिए अगर हम लोग यहाँ से TB निकालें तो ये हम लोगों का 373.256 केल्विन हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोगों का यहाँ पर जो आंसर है वो यहाँ पर A हो जाएगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मोलर एलिवेशन कांस्टेंट KB या फिर मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट KF ये सिर्फ और सिर्फ नेचर ऑफ सॉल्वेंट पर डिपेंड करता है। तो KF या फिर KB का जो वैल्यू है वो हम लोग एक फॉर्मूला से निकालते हैं और वो फॉर्मूला है KB यानी मोलर एलिवेशन कांस्टेंट इज इक्वल टू, फॉर्मूला है R इंटू M इंटू T0B का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1000 इंटू एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। जैसे R तो हम लोग जानते हैं, है ना, ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है तो इसका वैल्यू लेना है 8.314 जूल पर मोल केल्विन, ठीक है। M जो है वो हमारा मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट है तो इसको ग्राम पर मोल में लेना है। जैसे अगर वाटर होगा तो 18 ग्राम पर मोल, तो M हो गया मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट ग्राम पर मोल में। T0B हम लोगों का हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, अगर वाटर है तो 373 केल्विन। याद रखना यहाँ पर यूनिट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट क्या होना चाहिए, केल्विन में, है ना, डिग्री सेल्सियस में नहीं लिखना है। उसके बाद 1000 हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये हमारा ग्राम में है मोलर मास, तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा केजी में आ जाएगा। और ये हमारा डेल्टा H है ना, जो इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन है उसको हम लोग को यूनिट लेना है जूल पर मोल में, पर क्वेश्चन में नॉर्मली ये दिया रहता है किलो जूल में, तो इसको आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे अगर क्वेश्चन में दिया गया है कि इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन 40 किलो जूल पर मोल है तो आप 40 को 1000 से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे कि अगर हम लोग देखें यहाँ पर इस फॉर्मूला को अगर हम लोग इवेलुएट करें वाटर के लिए तो हम लोग जानते हैं अगर R का लिया जाए वैल्यू तो ये तो एक कांस्टेंट होता है 8.314, वाटर के लिए M हो जाएगा 18, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 373 का होल स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाई 1000 और वाटर के लिए इंथैल्पी ऑफ अगर वेपराइजेशन देखें तो 40 है ना 650 यूनिट क्या दिया हुआ है जूल पर मोल, ठीक है। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो यही वैल्यू हमारा वाटर का आता है 0.512 केल्विन पर मोलैलिटी, ठीक है। इसका मतलब यह है कि हम लोग इस फॉर्मूला की सहायता से किसी भी सॉल्वेंट का हम लोग है ना मोलर एलिवेशन कांस्टेंट निकाल सकते हैं।
उसी तरह अगर हम लोग KF देखें तो R इंटू M इंटू टी नॉट एफ का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1000 इंटू डेल्टा H फ्यूजन होगा, जहां पर ये इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन है। ठीक है, इसका भी यूनिट जूल पर मोल में होना चाहिए। ये फ्रीजिंग पॉइंट है, तो अगर वाटर होगा तो हम लोग उसको 273 केल्विन में रखेंगे। यहां पर फिर से मैं बता रहा हूं, यूनिट का बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस यूनिट में हम लोगों को यहां पर सॉल्व करना है। तो मैंने यहां पर क्लियरली बता दिया है कि हर एक टर्म का यहां पर क्या यूनिट होना चाहिए। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो वैल्यूज ऑफ KB या जो KF होता है वो डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द सॉल्वेंट। ठीक है, अब यहां पर हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे। क्या हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि जो KB है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा T नॉट B के होल स्क्वायर के? क्या हम लोग यहां पर ऐसा लिख सकते हैं? तो इसको होने के लिए बाकी जो बचे हुए टर्म है उनको कांस्टेंट होना चाहिए, तभी हम ऐसा लिख सकते हैं। लेकिन हम जानते हैं कि हर एक लिक्विड का जो इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन है वो अलग अलग होता है। यानी हम लोग यहां पर ऐसा नहीं लिख सकते कि KB जो है वो है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है T नॉट B के होल स्क्वायर के। तब क्या हम लोग कर सकते हैं? तो हर एक लिक्विड का जो है वो अगर हम लोग देखें तो इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन तो अलग होगा, लेकिन अगर हम लोग इंट्रोपी का बात करें जब वो लिक्विड गैसियस फेज में कन्वर्ट हो रहा होगा, ठीक है, यानी अगर हम लोग कहें कि अगर कोई लिक्विड है ना गैस के साथ डायनेमिक इक्विलिब्रियम में है, तो यहां पर जो हम लोगों का जो इंट्रोपी चेंज होगा डेल्टा एस, उसको हम लोग डेल्टा एच इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन डिवाइडेड बाय बॉइलिंग पॉइंट लिख सकते हैं। ये हम लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा था कि डेल्टा एस जो है वो डेल्टा क्यू बाई टी होता है। ठीक है, तो यहां पर हम लोग डेल्टा एस को डेल्टा एच है ना इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन डिवाइडेड बाय बॉइलिंग पॉइंट लिख सकते हैं। चूंकि हर एक लिक्विड का डेल्टा एच यानी इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन अलग अलग होगा, पर नॉर्मली जो है वो अगर कोई लिक्विड गैसियस में फेज में कन्वर्ट हो रहा है तो जो इंट्रोपी का चेंज है वो हम लोग मान सकते हैं कि करीब करीब कांस्टेंट है। यानी हम लोग मान सकते हैं कि कोई भी लिक्विड अगर गैस में कन्वर्ट होता है तो डेल्टा एस प्रैक्टिकली हम लोग मान सकते हैं कि है ना सेम है। यानी हम लोग यहां लिख सकते हैं डेल्टा एच वेपोराइजेशन को क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एस इंटू टी नॉट बी। तो अगर अब इस फॉर्मूला को हम लोग देखें तो KB जो है वो हो जाएगा R इंटू एम इंटू टी नॉट बी है ना इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1000 इंटू है ना डेल्टा एस इंटू टी नॉट बी। टी नॉट बी से यहां पर एक कैंसिल होगा तो KB किसके बराबर हो जाएगा, R इंटू एम इंटू टी नॉट बी डिवाइडेड बाई 1000 इंटू डेल्टा एस। तो अगर हम लोग यहां पर मान रहे हैं कि डेल्टा एस तो करीब करीब हम लोगों का कांस्टेंट होता है अगर कोई लिक्विड है ना गैस में कन्वर्ट हो रहा है, तो अगर हम लोग डेल्टा एस को कांस्टेंट माने तो भी अभी KB जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी नॉट बी नहीं है, क्योंकि यहां पर एक टर्म आ रहा है मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। हाँ, अगर हम लोग ये कहें कि अगर हम लोगों का M क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए, यानी ऐसा हम लोग दो लिक्विड लें जिसका मोलर मास अगर क्या है सेम है, तो अगर किसी दो लिक्विड का मोलर मास अगर हम लोगों का सेम हो जाएगा तो R तो कांस्टेंट ही होता है, ये भी कांस्टेंट हो गया, ये भी कांस्टेंट हो गया, तब हम लोग कह सकते हैं कि जो मोलर एलिवेशन कांस्टेंट है हम लोगों का KB, वो हम लोगों का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है ना जो है वो बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, यानी जिस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट जितना ज्यादा होगा है ना उसका KB हम लोगों का उतना ही ज्यादा होगा। तो ये एक क्वेश्चन था जो IIT में पूछा गया था कि कुछ सॉल्वेंट लिखे गए थे है ना और उसका बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ था और KB का वैल्यूज था और हम लोगों को मैच कराना था। तो हम लोग समझेंगे कि जिस लिक्विड का और उन सारे जो लिक्विड है उनका मोलर मास सेम दिया हुआ था, तो अगर हम लोग लिक्विड का मोलर मास को सेम रखें तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा उसका मोलर एलिवेशन कांस्टेंट भी ज्यादा होगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हम लोगों का पॉइंट है ना। KB जो है वो टी नॉट बी के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टी नॉट बी के, पर कब, जब मोलर मास हम लोगों का कांस्टेंट हो।
इस लेक्चर के साथ मैंने एक डीपीपी भी अटैच कर दिया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं।